हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BPAG 174 के यूनिट 6 को। आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखेंगे यूनिट 6 को, ठीक है। 174 के हैं, ओके। इसमें से यूनिट 6 को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो है ना यूनिट 5 तक कवर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जो भी अभी तक यूनिट चैप्टर 1 से 5 तक कंप्लीट नहीं किए हैं वे सभी जरूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। उसका लिंक जो है ना एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो मैंने और चैनल में जो है ना एक प्लेलिस्ट बना दिया है BPAG 174 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में आपको जो है ना प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है आसानी तरीके से सारे के सारे क्लास कर सकते हैं आसानी तरीके से। जैसे कि आज जो है यूनिट 6 को हम लोग कवर करेंगे, चैप्टर 6 को। इसमें कहा जा रहा है सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। इसमें जो कि सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, इसमें टोटल जो है ना 4 टॉपिक्स हैं। इसमें 4 टॉपिक्स आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपका 6.2 और 6.3। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आप सभी को ज्ञात ही होगा 6.3 जो है आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हो सकता है आपके जो है ना 1 और 3.4 और 3.5 की बात बचे, तो इसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के माध्यम से। आज के सेशन में हम लोग ये दोनों को कवर करेंगे। देखिए, अगर एक साथ मैं टोटल चारों को एक साथ कवर करूंगा तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं देखिए, मेरा यही एक खासियत है कि मैं टॉपिक जो है ना टॉपिक वाइज में कवर करने की कोशिश करता हूँ, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए आज जो है सेशन के माध्यम से 2 टॉपिक्स को कवर करूँगा और नेक्स्ट सेशन में जो है ये दोनों को कवर करूँगा, ताकि आपके लिए आसान तरीके से समझ में आ जाए और उसके बाद ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी ना बने, ओके। इसलिए आज इस दोनों सेशन को देखेंगे। दोनों सेशन दोनों को टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप सभी को बता ही दिए, ये असाइनमेंट में पूछा गया है, तो इसको हो सकता है ये पूछ दे आपके एग्जाम में। इसमें से जरूर एक से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आप देखें 6.2 में क्या कहा जा रहा है। 6.2 यहाँ देखिए, आप सभी यहाँ देख सकते हैं 6.2 में क्या कहा रहा है। यहाँ से देखिए आप सभी क्या कहता है 6.2 में, जो ना पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पूर्व 2 दशकों की यात्रा। ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जब हुई थी उससे 2 दशक पहले की बारे में कहा जा रहा है। क्या हुआ था शिखर सम्मेलन के बारे में, इसके बारे में जानना है इस सेशन में, इस टॉपिक्स के जरिए, ठीक है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है वैश्विक जन की सुरक्षा में वैश्विक शासन की आवश्यकता की पहचान करते हुए विश्व ने 1970 के दशक के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र की छत्र छाया के नीचे आयोजन आरंभ किया। ये जो है वैश्विक जन की सुरक्षा के कारण पूरे विश्व के जन की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, वैश्विक शासन के लिए, वैश्विक स्तर की दृष्टिकोण से जो है सभी की आवश्यकता की पहचान करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो आप देखिए, कोई भी जैसे पर्यावरण क्षेत्र का ही सुरक्षा किया जाए, यदि केवल भारतीय लोग ही पर्यावरण क्षेत्र को सुरक्षा पहुंचाए तो बाकी देश क्या करेगा, इससे संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह से कहा जाए तो पूरे विश्व के देशों मिलकर पर्यावरण क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, उसको सुरक्षा करना चाहिए। इस तरह से 1970 के दशक में यह आरंभ हुई थी संयुक्त राष्ट्र छत्र संज्ञा, ठीक है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है पर्यावरण संबंधी प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। ये जो है पर्यावरण संबंधी जो है, इसमें जो है इन्वायरमेंट से संबंधी जो है उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो जो प्रथम सम्मेलन था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये था मानव पर्यावरण पर, ह्यूमन इन्वायरमेंट पर, ठीक है। इन्होंने यूनाइटेड नेशन ने एक सम्मेलन बनाया गया था। कब बनाया था? 1972 में। 1972 में जो है स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में सरकारों और लोगों से विश्व भर में सभी मनुष्यों के लाभ के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए साधारण प्रयासों को काम में लाने की अपील की। इस सम्मेलन के माध्यम से जो है सभी सरकारों हो गया, लोग हो गया, विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उसके लाभ के लिए, उसकी बेनिफिट्स के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए जो है ना बहुत सारे नियम बनाए, प्रयास किए। उसके बाद इस सभी जो है ना अपील करने के लिए बहुत सारे चीज़ें बताए कि पर्यावरण अगर नहीं रही तो हमारे लिए बहुत ही खतरा है, हमारे साथ साथ जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। इसके बारे में इन्होंने अपील दर्ज की इस सम्मेलन के माध्यम से, जो स्टॉकहोम में 1972 में इसमें किया गया था। क्लियर? उसके बाद आगे कहा जा रहा है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का प्रमुख परिणाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, ये जो है
1972 में जो सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम, उसका महत्वपूर्ण प्रमुख का परिणाम जो निकला, उसका जो रिजल्ट आया, उसका ये रिजल्ट था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स यूएनईपी का स्थापना की गई इस सम्मेलन के माध्यम से, इस जिससे कि आगे देखिए वैश्विक पर्यावरण एजेंडा स्थापित करने और वैश्विक पर्यावरण की वकालत करने के लिए यह अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण था। ये जो है विश्व स्तर पर जितने भी इन्वायरमेंट थे, पर्यावरण थे, उसके लिए एक एजेंडा तैयार किया गया था, एक नियम तैयार किया गया था, एजेंडा 21 आप सुने होंगे। 1972 ईस्वी में जो एजेंडा 21 इसी शासन में, इसी सम्मेलन में स्थापित किया गया था। और उसके बाद कहा जाता है वैश्विक पर्यावरण के लिए वकालत के लिए, वैश्विक पर्यावरण के लिए, पूरे विश्व की पर्यावरण के लिए, विश्व एनवायरनमेंट के लिए जो है ना, बहुत सारी वकालत करने के लिए जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, भरसक प्रयास करे, अग्रणी हुआ, आगे की ओर गया। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जा रहा है इसके साथ साथ इसने बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते की संख्या का निर्माण किया। इस सम्मेलन के साथ साथ जो है उन्होंने बहुपक्षीय पर्यावरण की तरह से समझौते को भी संख्या का निर्माण किया। उसके बाद आगे है संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम सम्मेलन के दशक के पश्चात ये अनुभव किया गया कि ना तो उत्तर में उच्च आय वाले देश हैं और ना ही दक्षिण में कम आय वाले देश हैं जो संसाधन आधारित आर्थिक विकास पर हार मानने को तैयार हैं। देखिए ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि ये स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुई थी, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है, उसके तहत ये समझ में आया, ये अनुभव किया गया, ये सामने आया कि ना ही उत्तर के देश ना ही दक्षिण के देश, देखा जाए तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कोई भी देश गरीब नहीं है। वो आर्थिक स्थिति से गरीब नहीं है, वो आर्थिक स्थिति से हार नहीं मानेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। सभी के सभी देश जो है वो अच्छे खासे आर्थिक स्थिति वाले हैं। इस सम्मेलन के अंतर्गत यही पता चलता है। ओके, उसके बाद आगे है आर्थिक विकास का यह रूप और स्थिरता का प्रतीक था, क्योंकि यह प्रदूषण, एसिड वनरोपण और मरुस्थलीय और अन्य के बीच ओजोन परत के विनाश जैसे गंभीर मुद्दों के लिए प्रमुख था। ये सभी चीज़ें जो है आपका वन रोपण हो, वृक्ष रोपण हो गया, मरुस्थलीकरण जो हो गया, उसके बाद ओजोन परत पर बहुत सारी घटनाएं होने लगी, प्रदूषित होने लगी। इस तरह से जो है हमारे एक गंभीर समस्याओं का मुद्दे सामने आया हम लोग के लिए, और इस प्रकार विकासात्मक अवधारणा के लिए तत्काल आवश्यकता अनुभव की गई। इसके जो पर्यावरण संरक्षण के लिए के साथ आर्थिक विकास के सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति देखी। इस जो है ना, इसमें जो प्रोग्रेस होगी, इसकी अवधारणा जो होगी, जो एजेंडा बनाई थी, उस पर तत्काल उस समय जो है ना आवश्यकता अनुसार अपने अनुभव की, उन सभीयों ने अनुभव की। उसका जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो है आर्थिक विकास के जो है ना स्थापित करने की अनुमति देगी, जो इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट सुरक्षा के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, ताकि आगे की के लिए भी देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए और आगे की फ्यूचर के लिए रखा जाए इसकी। और एवं उसके साथ साथ जो है ना आर्थिक स्थिति के भी विकास के लिए इन्होंने सामंजस्य स्थापित किया, एकजुटता के लिए नियम लागू स्थापित किया। ओके, उसके बाद इसलिए 1983 ईस्वी में यूएन के महासचिव ने नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्मेन ब्रंटलैंड को संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र एक संगठन बनाने के लिए कहा, ताकि पर्यावरण और विकास संबंधी समस्याओं के साथ साथ समाधानों का पर ध्यान केंद्रित हो। ये जो है 1983 में यूएन के जो है महासचिव जो थे, उन्होंने नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री से कहा, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री जो है, पूर्व प्रधानमंत्री का नाम था ब्रंटलैंड से ये आवेदन किया, ये निवेदन किया, ये कहा कि एक संगठन बनाएं जिसमें पर्यावरण और विकास संबंधी समस्याओं के साथ साथ जो है ना, जैसे पर्यावरण एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए, सतत विकास के लिए, इससे संबंधित जो भी समस्याएं आएगी उसके समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। आगे इस नए संगठन को ब्रंटलैंड कमीशन या औपचारिक रूप से विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे इस संगठन जो तैयार किया गया, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रंटलैंड जो है, इस ब्रंटलैंड जो है तैयार किया, उसका नाम ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और उसके साथ साथ जो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के तहत जो है हमारा सामूहिक भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर जारी करने के पश्चात 1987 में ब्रंटलैंड आयोग अधिकारी रूप से भंग हो गया। इस रिपोर्ट जो है ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा सामूहिक, हम लोग समूह के रूप में अपने फ्यूचर जो है, कॉमन फ्यूचर जो होती है हमारे, अपना जो हम सभी का फ्यूचर जो होती है, उसको जारी के पश्चात करने के लिए 1987 में जो है ब्रंटलैंड ने एक आयोग अधिकारी के रूप में भंग हो गया। ये जो है ब्रंटलैंड आयोग जो है ना 87 में लगभग भंग हो गया। उसके बाद इस रिपोर्ट का प्रमुख महत्व सतत विकास शब्द को परिभाषित करना और लोकप्रिय बनाना रहा है।
इस रिपोर्ट जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो था उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही विषय रहा कि सतत विकास को बढ़ावा देना चाहिए, उसकी भाषा को परिभाषित, उसके शब्द को परिभाषित करना चाहिए, उसका अर्थ समझाना चाहिए और उसको फेवरेट बनाना चाहिए, लोकप्रिय बनाना चाहिए। ठीक है, हमने अपनी पिछली इकाइयों में पढ़ा कि इसका अर्थ है वह विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्यों की पीढ़ियों की क्षमता को समझौता किए बिना मिलता है। इस परिभाषा में अंतर पीढ़ीगत समानता के महत्व की झलक है और यह सतत विकास को पारंपरिक पर्यावरण नीति से अलग करती है। इस जो है सतत विकास की परिभाषा हम लोग यूनिट 1 से लेकर लगातार पढ़ते आ रहे हैं। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास जो है हम लोग वर्तमान समय में जितनी भी आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत होती है, उसको हम लोग देखने के साथ साथ जो है ऐसा उपयोग करेंगे ताकि जो ना आने वाले पीढ़ी भी उसका जो ना सदुपयोग कर सके, उनका उपयोग कर सके, पर्यावरण उसके लिए भी बचा रहे। ऐसा नहीं है कि जितने भी पर्यावरण है और हम जो है अपने लिए ही उपयोग कर ले ताकि जो है ना फ्यूचर में जो ना बहुत सारी दिक्कत का सामना होगा। ये सभी नहीं करना है सतत विकास के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जा रहा है ब्रंटलैंड रिपोर्ट पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना आर्थिक विकास की आवश्यकता को संबोधित करने में अपनी ओर पहला कदम था। ये जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है नॉर्वे का पूर्व प्रधानमंत्री था, उनका जो है कमीशन जो सम्मेलन था, उसका रिपोर्ट था, उसका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि आर्थिक विकास की जो है ना हम लोग आवश्यकता को पूर्ति करेंगे और साथ साथ जो है ना हम लोग सतत विकास का भी विकास करेंगे। ये उसका पहला कदम था। ओके, उसके बाद आगे कहा जा रहा है इस रिपोर्ट ने लोगों और संसाधनों, पर्यावरण और विकास के बीच अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में देशों के बीच सहयोग के माध्यम से 2000 और उसके पश्चात तक सतत विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन पर्यावरण कार्यनीति का सुझाव दिया। इस रिपोर्ट के माध्यम से जो है लोग हो गया, संसाधन हो गया, पर्यावरण हो गया, उसके बाद विकास के बीच जितने भी अंतर संबंध थे उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया और विभिन्न चरणों के जो है ना देशों के बीच सहयोग के माध्यम से जो है ना 2000 ईस्वी तक जो है ना इसकी कार्यनीति का सुझाव दिया गया था। जितने भी ये जो है ना रिपोर्ट में जो भी प्रथम प्रयास था उस सभी को पूरा करना था। उसके बाद आगे कहा जाता है अपनी रिपोर्ट जारी करने के पश्चात ब्रंटलैंड आयोग ने एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक बुलाई जहां और अधिक ठोस पहल और लक्ष्यों की योजना बनाई जा सके। रिपोर्ट जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है वो उन्होंने तैयार करने के साथ साथ जो ना उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कमेटी बनाया, उसमें जैसे सभी देशों को बुलाया और सभी देशों की जो ना राय मांगी, उसके लक्ष्य बताया, उसके बाद सभी तरह के पहल पूछी, क्या करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या करने से क्या लाभ हो सकता है, इस तरह से एक योजना बनाई। उसके बाद इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण अपकर्ष को रोकते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के प्राथमिक लक्ष्यों के साथ पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट यूएनसीडी की मांग की। अतः यूएनसीडी 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ। इस समय के लिए इस सभी समस्याओं की हल के लिए सभी देशों ने मिलकर जो है यह गठन किया कि जो है ना यूएनसीडी जो है पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है 1922 में रियो डी जेनेरो में एक ब्राजील में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से दो है ये हम लोग समझ चुके हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा रियो डी जेनेरो पे जो है ना पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसी के बारे में जो है यूएनसीईडी जैसे की मांग की है उसी के बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में यही कहा जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आपके असाइनमेंट में पूछा जा चुका है ये सवाल, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में फिर से पूछ दे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील रियो डी जेनेरो पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। ये जो है ब्राजील में जो है एक ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो, वहाँ रियो में जो है उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया। उस सम्मेलन का नाम था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राजील में रियो डी जेनेरो में। ओके, 1992 में। इसलिए इसे रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है और सबसे लोकप्रिय रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ये रियो डी जेनेरो को जो ना ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसका नाम अलग है, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है और सबसे लोकप्रिय जो फेवरेट जो है ना रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपका टॉपिक यही है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। देखिए आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, रियो शिखर सम्मेलन 1922 से आप क्या समझते हैं इसके बारे में चर्चा करें। जैसे आपको पूछा गया है उसी तरह से आपको इस तरह से पूछ सकता है। तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते चलिए और आप जो ना ये माइंड में रखा कीजिए। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है
संधियों, राजनीतिक घोषणाओं और कार्य योजनाओं के रूप में विभिन्न परिणाम बहुत महत्वपूर्ण रहे। ये निम्नलिखित हैं। ये जो है संधि हो गया, जितने भी संधि हो गया, राजनीति हो गया, घोषणा, उसके बाद कार्य, इस सभी के लिए एक विभिन्न परिणाम और बहुत महत्वपूर्ण रहे जो निम्नलिखित है। आगे देखिए इसमें क्या कहा रहा था, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, पर्यावरण और विकास पर सिद्धांतों की एक राजनीतिक घोषणा, इसके माध्यम से जो पर्यावरण और विकास के लिए रियो घोषणा एक पत्र तैयार किया गया था। ओके, उसके बाद आगे देखिए इसके बारे में आगे दिया गया है, उसको भी देखेंगे। एजेंडा 21 सतत विकास के कार्यान्वयन के लिए खाका, ये जो एजेंडा 21 इसका मुख्य उद्देश्य था, जो एजेंडा 21 क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये 21वीं सदी में तैयार किया गया था, इसलिए इसे 21वीं सदी का एजेंडा 21 रखा गया। उसके बाद आगे है वन सिद्धांतों का कथन, स्टेटमेंट और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का गैर अनिवार्य आधिकारिक कथन। उसके जलवायु परिवर्तन पर यूएन तंत्र सम्मेलन, यह जो है यूएनएफसीसी ने एक मतलब सम्मेलन किया गया था जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। उसमें एक बहुपक्षीय संधि हुई थी जो सभी का एकजुटता किया गया था, ठीक है। उसके बाद जैविक विविधता पर सम्मेलन, जैविक विविधता पर सम्मेलन एक बहुपक्षीय, इसमें भी एक संधि हुई थी, इसका भी सम्मेलन हुआ था, उसमें भी जो ना सभी देशों के लिए भाग लिया था, बहुपक्षीय हुआ था। उसको देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको कहा जा रहा है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा। यह रियो घोषणा जो है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 था, यहाँ पे आप पर्यावरण और विकास पर रियो विकास और घोषणा पत्र, जो उसी के बारे में कहा जा रहा है। देखिए इसमें कहा जा रहा है एक राजनीतिक घोषणा थी, यह एक जो है ना राजनीतिक घोषणा थी, रियो घोषणा थी। रियो डी जेनेरियो जो है 1922 में हुई थी, जो सम्मेलन हुई थी, उसी में एक घोषणा है जिसमें हमारे सबसे बड़े घर पृथ्वी के अभिन्न और परस्पर निर्भर प्रकृति की मान्यता थी। राज्यों, प्रमुख क्षेत्रों और लोगों के बीच समान वैश्विक साझेदारी और सहयोग स्थापित करने के लिए इन्होंने टोटल 27 सिद्धांत बनाया था, और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। देखिए ये इस घोषणा के अंतर्गत जो है ना, विकास पर रियो घोषणा के अंतर्गत जो है ना, जैसे राज्यों के हो गया, प्रमुख हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए टोटल 27 सिद्धांत बनाया गया, 27 सिद्धांत बनाया गया था। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है, आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में सतत विकास की चिंता में मानव मुख्य केंद्र है। सतत विकास की चिंता में सबसे ज्यादा मुख्य केंद्र जो है आपका मानव है, हम है, आप है। वो क्यों? क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमको आपको होगी, हम और आप एक मानव हैं, तो ये सबसे ज्यादा मुख्य केंद्र हम लोग के लिए वही है, चिंता का विषय है पर्यावरण, सतत विकास, ठीक है। और वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में स्वस्थ और उत्पादक जीवन के अधिकारी हैं, और वो जो है प्रकृति के साथ साथ जो नेचर के साथ साथ जो ना मतलब एक तरह के स्वस्थ हो सकते हैं, उसके उत्पादक जीवन की अधिकारी हैं, हम लोग इसका मालिक हैं, अधिकारी हैं। उसके सभी लोगों के लिए सतत विकास और जीवन की उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए राज्यों को उत्पादन और उपभोग की अस्थायी स्वरूप को कम और समाप्त करना चाहिए। ये सभी लोग जो है ना, हम लोग आप लोग सतत विकास और जीवन की उच्च गुणवत्ता के लिए, उच्च स्थिति के लिए, अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी जीवन जीने के लिए हम लोग को प्राप्त करने के लिए जो राज्यों का उत्पादन होती है जो, और उपयोग की अस्थायी रूप से कम करनी चाहिए, या तो उसको समाप्त कर देनी चाहिए। जितने भी उत्पादन हो, जितने भी राज्य के लिए या कोई फैक्ट्री वगैरह होती है तो उसको भंग करना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट में विकासशील देशों की विशेष स्थिति और आवश्यकताओं को विशेष रूप से कम विकसित और उन सबसे अधिक पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए विकासशील देश जो रेगुलर प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसकी विशेष स्थिति को देखते हुए, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए हम लोग विशेष रूप से हम लोग उस पर ध्यान ज़्यादा देंगे जो विकसित, कम से कम विकसित और उनसे अधिक पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर को विशेष प्राथमिकता देंगे। जो विकसित है उससे ज़्यादा हम लोग उस पर ध्यान देंगे, जो कमजोर है, जहाँ की स्थिति दयनीय है, आर्थिक स्थिति दयनीय है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, उसको पहले स्थान पर रखेंगे। उसके बाद जो विकसित है उस पर ध्यान कम देंगे। किसी भी प्रस्तावित गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए, जिसका पर्यावरण और महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। ओके, उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट रहेगा, पर्यावरण प्रबंधन और विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सतत विकास को प्राप्त करने के लिए उनकी पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। देखिए सतत विकास जो है उसकी अगर दयनीय स्थिति आ जाएगी, वो किसी को नहीं पहचानेगा। आप महिला हैं, बच्चा हैं, पुरुष हैं या जवान है, कुछ भी नहीं देखेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो, जीता जागता कोरोना वायरस किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो। इसी तरह इसमें भी कहा जा रहा है सतत विकास सिर्फ जो है ना पुरुषों के लिए ही नहीं है, वो उसमें महिलाओं के लिए भी भागीदारी है, भागीदारी महिलाओं के लिए भी ये जरूरी है। सतत विकास पर्यावरण उनके लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है, इसलिए जो है ना इसमें महिलाओं का भी योगदान होनी चाहिए।
और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्वदेशी लोगों और उनके समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों को उनके ज्ञान और पारस्परिक प्रथाओं के कारण पर्यावरण प्रबंधन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यों को अपनी पहचान, संस्कृति और हितों को पहचानना और उनका विधिवत समर्थन करना चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए जो है ना, रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें एक घोषणा पत्र हुआ था, उसमें टोटल 27 सिद्धांत बनाया गया था। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में है एजेंडा 21। ये महत्वपूर्ण रहेगा, ये इसको ध्यानपूर्वक सुनना आप सभी। एजेंडा 21 जो है ना, आपको इस तरह से आपको एक टॉपिक्स के रूप में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एजेंडा 21 के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं क्या है एजेंडा 21। यह मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के संबंध में एक गैर अनिवार्य कार्य योजना थी। ये जो है एजेंडा 21 जो है मूल रूप से जो है प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लिए जो है इसके संबंध में जो है एक गैर अनिवार्य कार्य थी, योजना थी। यहाँ जहाँ 21 का मतलब जो है ना, 21 का मतलब जो है 21वीं शताब्दी से था, अर्थात 21वीं शताब्दी की तैयारी, जैसे मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। इसने अनुयोजन एजेंडे को विश्व भर में बहुपक्षीय संगठनों और व्यक्तिगत सरकारों द्वारा स्थानीय, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर निष्पादन करने की योजना बनाई थी। ये जो एजेंडा 21 जो है एक योजना बनाई थी, इसमें जो है ना पूरे विश्व भर में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है ना बहुपक्षीय संगठन, मतलब पूरे विश्व का सभी देशों के साथ संगठन के रूप में एक व्यक्तिगत सरकार के नियम बनाया था। उसमें जो है ना राष्ट्रीय हो गया और विश्व स्तर पर निष्पादन करने के लिए एक योजना बनाई थी। सफल कार्यान्वयन को मुख्य रूप से सरकारों की जिम्मेदारी बनाया गया था। इसमें सरकारों को जिम्मेदारी बनाया गया था और राष्ट्रीय कार्य नीतियों, योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण थे। इस योजना में जो है ना राष्ट्रीय कार्य नीति हो गया, योजना हो गया, नीति, जितना भी मतलब रणनीति सब अपनाए गए थे, ये सभी जो है उसमें महत्वपूर्ण थे। ऐसे राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन और पूरक के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित था। सभी लक्ष्यों को मुद्दों के 4 वर्गों में अंतर्गत रखा गया। ये सभी जो है ना एजेंडा 24 को 4 वर्गों में अंतर्गत किया गया। जैसे देखिए भाग 1 में सामाजिक और आर्थिक आयामों को अधिकृत किया। सामाजिक और आर्थिक आयामों को जो है ना, सामाजिक, सोसाइटी और इकोनॉमी के सभी जितने भी आयाम थे उन सभी को एकत्रित किया, अधिकृत किया। जैसे कि गरीबी का सामना करना, विश्व रूप से विकासशील देशों में उपयोग के स्वरूप को बदलना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, अधिक सतत जनसंख्या प्राप्त करना और निर्माण सतत समाधान, ये सभी चीज़ें आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपका भाग 2 में है विकास के लिए संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में वायुमंडलीय संरक्षण, वनों की कटाई से निपटने के लिए, कमजोर वातावरण की रक्षा के लिए, जैविक विविधता के लिए, उसके प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए, ये सभी अवशेष जो है ना शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में आपका भाग 3 में आपका है प्रमुख समूहों की भूमिका को मजबूत करना चाहिए। प्रमुख समूहों की भूमिका जो है हम लोग को मजबूत करना चाहिए, जैसे बच्चों और युवा, महिला, गैर सरकारी संगठन, NGO जो है, स्थानीय अधिकारी, व्यापार व उद्योग कर्मी और स्वदेशी लोग, सबसे समुदाय और किसान। और लास्ट पॉइंट में आपका रहेगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, हस्तांतरित शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और वित्त तंत्रों को जैसे कार्यान्वयन के साधन करना चाहिए। ये सभी पॉइंट हैं एजेंडा 21 के, ठीक है। इसमें देखिए रियो डी जेनेरो वाला जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1922 इतना ही सफिशियंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने कवर करवा दी। इसके आगे आप लोग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझ चुके हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जैसा कि इसमें जो है ना 6.3 भी हम लोग कवर हो चुकी है। जैसा मैंने बताया तक आज के सेशन में 2 ही टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जाएगा। इसके लिए जो हम लोग नेक्स्ट सेशन के माध्यम से देखेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पश्चात के 2 दशक। पहले तो हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पहले देखें, उसके बाद आप जो है बाद में देखेंगे, उसका नेक्स्ट टॉपिक और एक हो जाएगा, उसको देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे, 2 ही टॉपिक्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बेहतरीन तरीके से उनको भी कवर करेंगे। जैसे कि आज यूनिट 6 को हम लोग लगभग 50% कवर कर चुके हैं। तो आप सभी जो है ना फिर से एक बार हो सके तो वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा प्लीज़ डू कमेंट। उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। एग्जाम बहुत नज़दीक है तो आपको पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।